नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 24 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, Although cyclones affect the entire India, East Coast is more prone to cyclone than West Coast. Which of the following statements are correct reasons for that? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए दोस्तों, ये फैक्ट तो आप सबको पता ही होगा कि हमारी पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट से ज्यादा प्रोन टू साइक्लोन रहते हैं। अगर सबसे ज्यादा साइक्लोन प्रोन वाला स्टेट कौन सा है पूछने से आप बता सकते हो ओडिशा है। अक्सर आप न्यूज में सुनते ही रहते हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जितने भी बे ऑफ बंगाल एरिया में डेवलप होता है वो ओडिशा को सबसे पहले हिट करता है। इसका कई सारे कारण है ज्योग्राफिकल टर्म्स में। एक कारण मैं बता सकता हूं दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक जर्नल में पढ़ा था। ये जो एरिया आप देख रहे हो ओडिशा का, पुरी से लेके पूरी जो कोस्ट है जहां कोणार्क टेम्पल वगैरह है, उधर से ये जो भद्रक एरिया तक, इधर तक थोड़ा सा बर्ज्ड है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, अगर नॉर्मल देखा जाएगा तो इतना एरिया बर्ज्ड है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। ठीक है, और भी कई सारे रीजन है। वैसे हमारा आंसर देखिए 1, 2 एंड 3 है। पूरा ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पूछा है। इसका रीजन क्या क्या है हम चेक करते हैं एक बार। देखिए, अब सबको पता है हमारी इंडिया जो है ट्रॉपिक्स में आते हैं। बेसिकली पूरा इंडिया नहीं, पेनिनसुलर इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक्सेट्रा स्टेट से निकलते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया ट्रॉपिक एरिया बोलते हैं। तो हमारी पेनिनसुलर इंडिया एक तो उधर आता है, राइट। अब देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स फ्लोइंग ओवर दम। आपको पता ही होगा नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो साइक्लोन का डायरेक्शन जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होगा उसका भी डायरेक्शन वही है। लैंडफॉल जब होगा वो ईस्ट की तरफ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आप एक रीजन बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दे डेवलप ओवर वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि अरेबियन सी से ज्यादा बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट क्यों होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए दोस्तों, एक चीज है, बे ऑफ बंगाल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गर्म है अरेबियन सी से। बेसिकली मैं सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। इसका कई सारे रीजन है, मैं ज्यादा डीप नहीं घुस रहा हूं दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इतना ही समझ लीजिए कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बे ऑफ बंगाल की जो पानी है वो ज्यादा गर्म है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कारण क्या है। एक छोटा सा कारण है, वैसे आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे ओरिजिनेट होता है। जब पानी गर्म रहता है, इवापोरेट होता है एंड गर्म हवा जो है ऊपर उड़ता है एंड कोल्ड जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेते हैं। बेसिकली एक लो प्रेशर फॉर्म होता है, उसी की वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हेंस इट एक्सपीरियंस मोर साइक्लोन्स। तो एक रीजन हो गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेट पॉइंट्स। अब ये वेट पॉइंट्स क्या है, देखिए दोस्तों, वाटर बॉडीज, कोस्टल एरिया में जितने वाटर बॉडीज है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा है, राइट। तो ये भी एक रीजन है वेट पॉइंट्स वाला। ठीक है, और भी कुछ रीजंस लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं वेस्टर्न घाट्स का। देखिए दोस्तों, हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं, मुंबई से लेके आप सीधा केरला का सतर्न एरिया तक आ जाओ, उधर आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो हवा है या जो डिस्टर्बेंसेस है उसको वेस्टर्न घाट्स रोक लेते हैं, इतना ईस्टर्न घाट्स रोक नहीं पाता है। तो ये भी एक रीजन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही। वेट पॉइंट ज्यादा है ईस्ट कोस्ट में, बिल्कुल सही। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर हिंडेड बाय फॉर्मिडेबल वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, ये भी सही है, क्योंकि इसीलिए ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम है। देखिए, कंपैरेटिवली कम है, ऐसा नहीं वेस्टर्न कोस्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हिट नहीं करते हैं। रिसेंटली जो साइक्लोन आया वो गुजरात कोस्ट में तो हिट हुआ ही हुआ है कि नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी इन विच ए नेशन यूजेस द डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑफ वैक्सीन टू स्ट्रेंथन टाइज विद अदर नेशंस। तो सिंपल भाषा में ये है दोस्तों, वैक्सीन से रिलेटेड जब कोई नेशन दूसरे नेशन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने के लिए या तो इसके डेवलपमेंट में एक साथ हो जाते हैं या एक कंट्री डेवलप करके दूसरे कंट्री को डिलीवरी करते हैं, इन सबको आप वैक्सीन डिप्लोमेसी बोल सकते हो। जैसे अभी इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने काफ़ी सारे वैक्सीन डेवलप किया। बेसिकली 2 वैक्सीन जो डेवलप किया हमने, वो दूसरे कंट्रीज को हमने सप्लाई किया, तो इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो उसके पीछे क्या है,
हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, मतलब हम इसी तरह दूसरे कंट्रीज को हेल्प करने से कभी हमें भी ऐसे कोई ज़रूरत आया तो दूसरे कंट्री हमें भी हेल्प करेंगे, यही उम्मीद है ना। तो ये फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर भी आप बोल सकते हो। तो इसी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए वो वैक्सीन से रिलेटेड जो काम करते हैं ना, इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी बोलते हैं, राइट। अब देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। देखिए, कोई एक कॉमन कोज के लिए, अभी के लिए कॉमन कोज क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक के अगेंस्ट एक वैक्सीन डेवलप करना है। तो 2-4 कंट्री मिलके एक कॉमन कोज के लिए, एक वैक्सीन बनाने के लिए अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी डालेंगे तो ये भी एक वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसी तरह कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो बढ़ता है, राइट। अब देखिए, इंडिया ने पहले भी काफ़ी कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह सप्लाई किया है दूसरे कंट्रीज़ के लिए। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो काफ़ी फेमस है एंड कैपेबल भी है। इंडिया को वर्ल्ड्स फार्मेसी भी बोला जाता है। देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में आपने सुना ही होगा। करीब 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकी भी दिया था कि इंडिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमें एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है करके। वो अलग बात है, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। रेमडेसिविर हमने सप्लाई किया काफ़ी कंट्रीज़ को। वैसे जो रेमडेसिविर है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ये रेमडेसिविर जो है हेपेटाइटिस सी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी कोविड-19 के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसे पैरासिटामोल टैबलेट्स हम करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा जो है काफ़ी कैपेबल है। हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ को इसी तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट किया है और करते हुए आ रहा है। इंडिया ऑल्सो कैरिड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। देखिए, दूसरे कंट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, मतलब उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट कराया है। जैसे अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान वगैरह में हमने जाके उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उधर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट कराया है, राइट। अब देखिए, इंडिया ने जितने भी नेबरिंग कंट्री से सबको वैक्सीन तो दे दिया, एक कंट्री को छोड़ के। कौन सा है वो? आप जो सोच रहे हो वही है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने ना हमसे मांगा और ना हम उनसे पूछा। अगर पूछते तो हम दे भी देते हम, ठीक है। ओपन हार्टेड है, हमें ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई लाइफ सेविंग वाला काम आ जाता है हम हेल्प भी करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी ये करता है, राइट। पर पाकिस्तान ने हमसे पूछा भी नहीं, इसलिए हमने दिया भी नहीं, ठीक है। बाकी जितने नेबरिंग कंट्री से सबको हमने दिया है। अब स्टेटमेंट में क्या बोला है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी, बेसिक डेफिनेशन सही है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के बारे में बताया है, बिल्कुल सही है। इंडियाज रीजनल वैक्सीन डिप्लोमेसी इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये गलत हो गया दोस्तों, ऑल ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है उसमें। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग लोकेशंस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो, द आंसर इज ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। टाइगर हिल सबसे वेस्ट में आता है, फिर सियाचिन ग्लेशियर, फिर गालवन वैली, फिर हॉट स्प्रिंग्स। देखिए, सुबह हर्षित ने एक न्यूज़ भी कवर किया था, रिसेंटली एक माइनर फेस ऑफ हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जो बॉर्डर है उधर। तो देखिए दोस्तों, मैप एक बार देख लेते हैं। ये मैप ठीक तरह से पढ़ लीजिए आप, इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, बेसिकली मैप क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे 2020 वाला प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए दोस्तों, आपको इधर कारगिल दिख रहा है, कारगिल है। वैसे जो टाइगर हिल्स मैंने बोला, टाइगर हिल्स 2001 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था तब काफ़ी न्यूज़ में आया था। टाइगर हिल्स के बारे में आपको पता ही होगा। टाइगर हिल्स के बाद आप वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्ट करोगे तो सियाचिन ग्लेशियर आपको इधर दिख रहा है, राइट। फिर आपको गैलवन वैली दिख रहा है इधर, फिर आपको हॉट स्प्रिंग्स दिख रहा है, राइट। तो कारगिल, सियाचिन, गालवन एंड गागरा हॉट स्प्रिंग्स। तो आंसर इज ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statements with respect to DIPCO 1 recently seen in the news which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, डिप्को 1 काफ़ी न्यूज़ में आया था। डीआरडीओ ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डेवलप किया है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई एंटी कोरोना वायरस ड्रग नहीं है, बेसिकली दिस इज एन एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट जिसका नाम है डिप्को 1। द किट कैन बी यूज फॉर सीरो सर्वेलेंस। अब आप सोच रहे होंगे सीरो सर्वेलेंस क्या होता है, ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया और एक बार बता देता हूँ। देखिए, सीरो सर्वेलेंस मतलब वो होता है, हमारे शरीर में अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो गया तो हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी क्रिएट होता है जिसका नाम है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। देखिए, हो सकता है हम नेगेटिव भी हो गए, कोरोना नेगेटिव भी हो गया, इसके बाद भी हमारे शरीर में 1-1.5 महीने तक ये एंटीबॉडी का प्रेजेंस रहता है। तो ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है, इसमें अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है हमें भी कहीं कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुआ है। इससे ये पता चल जाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड कितना हुआ है।
इसको बोलते हैं सेरो सर्वेलेंस। तो सेरो सर्वेलेंस करने से गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को ये पता चलता है कि कितना कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, क्योंकि हर आदमी में या औरत में ये कोरोना वायरस इतना सिम्टोमेटिक नहीं होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। हमें से कई लोगों को कोरोना के गया भी होगा, हमें पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। इस तरह होने से पता नहीं चलेगा कितना कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। तो ये सेरो सर्वेलेंस कंडक्ट कराने के लिए इस तरह के एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस किट यूज करते हैं। लास्ट वीक भी डीआरडीओ न्यूज में आया था, इन्होंने एक ड्रग डेवलप किया था, एंटी कोविड ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक अप्रूवल भी दिया था, राइट। अब देखिए ये जो किट है, दिस कैन डिटेक्ट स्पाइक प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस किट की बात कर रहा है, ये 2-डीऑक्सी डाइग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो किट है, दिस कैन डिटेक्ट स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। SARS-CoV-2 वायरस के अंदर जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स है, इसको भी वो डिटेक्ट करते हैं विथ ए हाई सेंसिटिविटी 97% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ 99%। तो इतना ज्यादा सेंसिटिविटी है। तो SARS-CoV-2 वायरस हमें इन्फेक्ट हुआ है, तो ये जो प्रोटीन है ये भी ये डिटेक्ट करेगा, राइट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। इट इज एन इंडिजीनियस एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाई डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, ए लैबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ। बिल्कुल सही है दोस्तों, डीआरडीओ का एक लैबोरेटरी है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, इन्होंने ही डेवलप किया है। इट कैन डिटेक्ट स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही, मैंने आपको अभी भी बताया। इट इज अ फर्स्ट एंटी कोविड ड्रग इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाई डीआरडीओ। देखिए सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। फर्स्ट एंटी कोविड ड्रग बोला है, वही गलत हो गया। ये एंटी कोविड ड्रग नहीं है, दिस इज है एंटीबॉडी डिटेक्टिंग किट, ठीक है। वैसे ये पहला नहीं है, अगर ड्रग के बारे में भी पूछा तो ये पहला नहीं है। अगर डीआरडीओ ने ऑलरेडी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जो भी है उसको बना दिया है, तो अभी आगे कुछ बनाएगा तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 3 तो वैसे भी गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 and 3 गलत है। डाई अमोनियम फॉस्फेट के रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने अलग सा किया था, फर्टिलाइजर, सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ, आपको मिल जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 140% सब्सिडी इंक्रीज किया था डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए। देखिए दोस्तों, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ऐसा फर्टिलाइजर है, इंडिया का सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। यूरिया के बाद सबसे ज्यादा फार्मर्स जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज करते हैं। अब देखिए इसकी सब्सिडी की बात मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है ना दोस्तों, इस तरह के फर्टिलाइजर का रेट जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करते हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने से हमारे फार्मर्स को सहना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कितना भी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गया या जो रिटेल प्राइस बढ़ गया, फार्मर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएट अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडी प्रोवाइड करता है। तो रिसेंटली इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के कारण काफी प्राइस बढ़ गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी सब्सिडी भी इंक्रीज कर लिया 140%। तो ये काफी न्यूज में आया था। अब देखिए यूरिया के बाद सबसे ज्यादा डीएपी यूज करते हैं इंडिया में। फार्मर्स नॉर्मली अप्लाई दिस फर्टिलाइजर जस्ट बिफोर और एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग एज इट इज हाई इन फॉस्फोरस। देखिए डीएपी में 46% फॉस्फोरस है, 18% नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस कोई भी एक प्लांट का रूट डेवलपमेंट के लिए सही है, कोई भी एक क्रॉप हो उसका रूट डेवलपमेंट के लिए। तो जहां मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है उधर ये सोइंग से पहले ही लगा देते हैं ताकि रूट डेवलपमेंट अच्छा सा हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, डीएपी में ज्यादा फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन कम है, 46, 18। अब देखिए यूरिया विच इज देयर प्रिफर्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है उधर क्या यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, राइट। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। डीएपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया, गलत। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है, यूरिया। फार्मर्स नॉर्मली अप्लाई दिस फर्टिलाइजर जस्ट बिफोर और एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग, वेरी करेक्ट। डीएपी से प्रिफर्ड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, इधर ही गलत हो गया दोस्तों। डीएपी फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। डीएपी में फॉस्फोरस है 46%, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मोक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे कोई क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज अमोर्फोफैलस टाइटेनम, आंसर इज ऑप्शन ए फ्लावर। दिस काइंड ऑफ न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स दोस्तों। इस तरह की टर्म्स पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नोट बना के रख दीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। आंसर इज ऑप्शन ए फ्लावर। काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर बताया था। एक्सप्लेनेशन में से मैंने सेलेक्ट किया है प्रिया रामराज का, उन्होंने कम ही शब्दों में काफी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स प्रोवाइड किया है। सो कंग्रेट्स टू प्रिया। आज का क्वेश्चन देख लीजिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये क्वेश्चन यूपीसी प्रीलिम्स 2011 में पूछा भी था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।